नई नवेली बहू का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद उसके ससुराल वाले उसके साथ जो व्यवहार करते बहुत ही विचार करने योग्य। जीवन में जब सुख आते हैं तो चारों तरफ से सुख आते हैं, और जब जीवन में दुख आते हैं, दुख और मायूसी छाती है, तो चारों तरफ से दुख और मायूसी छा जाती है। जब किसी का वक्त खराब होता है तो उसकी दशा और दशा दोनों बदल जाती हैं। ऐसा ही उस बहू के साथ हुआ था। उस बहू की जब दशा और दशा खराब होती है तो उसका जीवन बदल गया था। आखिर क्या कुछ होता है, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक कविता नाम की लड़की होती है, उसके 3 बड़े भाई होते हैं और उसका एक पिता होता है जो बहुत ही पैसे वाला होता है, बहुत ही अमीर होता है। वह अपने घर में सबसे छोटी होती है, सबकी लाडली होती है, सभी उससे बहुत प्यार करते हैं, सभी पर वो अपना हुक्म चलाती, सभी पर अपना कहना मनवाती है, और वह नौकरों पर भी तरह तरह का हुक्म चलाती रहती है और नौकरों से काम करवाती रहती है। अब उसके तीनों भाइयों की शादी हो जाती है, उसके घर में 3 भाभी आ जाती हैं। अब शादी का नंबर कविता का ही होता है। कविता जो है अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करती है। कविता जब कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है तो वहाँ सब उससे दोस्ती करना चाहते हैं, सब उससे जान पहचान बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि कविता बहुत ही सुंदर और पैसे वाली होती है। अब कविता जो शादी के योग हो गई थी, उसके सब पिता उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं, और उसके पिता को एक दिन बैठे बैठे ध्यान आता है कि उसके एक करीबी दोस्त है, उसका बेटा है जो उसकी बड़ी बेटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वह उसके बारे में सोचता है और उसके अपने दोस्त से बात करता है। दोस्त भी फ़ोन पे हाँ कर देता है, और एक दिन जिस लड़के से कविता की शादी की बात होती है, उस लड़के का नाम राज होता है। राज का पिता और राज के माता कविता के घर कविता को देखने के लिए आ जाते हैं। अब कविता जो रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, वो कहती है, स्वयं बनी मन सोचती है, एक दिन तो हमें शादी करनी है, क्यों ना अपने माँ बाप की मर्जी से शादी की जाए। जिस लड़के से कविता की शादी की जाती है, राज, उसका नाम राज होता है। राज जो है मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ही ऊंचे पद पर नौकरी करता है और बहुत ऊंची सैलरी ले रहा होता है। दोनों ही परिवार बहुत पैसे वाले होते हैं। शादी की तारीख तय हो जाती है, बड़े धूमधाम से बहुत धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। शादी में बहुत ही पैसा लगाया जाता है। अब जो है कविता दुल्हन बन के राज के घर में आ जाती है। वह अपने प्यार और अच्छेपन से बहुत जल्द अपने ससुराल वालों का मन जीत लेती है और उनकी लाडली बन जाती है। वह वहाँ भी अपने मायके तरह ही अपने ससुराल में भी नौकर-चाकरों से हुक्म चलाती है और उन पर काम करवाती रहती है। धीरे धीरे समय बीतता है और कविता जो है प्रेग्नेंट हो जाती है, और वह अपने कई महीने हो जाते हैं तो अपने पति से राज से बोलती है कि मेरे मायके जाने का बहुत मन कर रहा, आप मुझे मायके छोड़ा तो मुझे बहुत अच्छा होता। तो इस पर राज कहता है, तुम अभी माँ बनने वाली हो, तुम गर्भवती हो, तुम्हें सफ़र करना सही नहीं है, तुम बच्चे के डिलीवर हो जाने के बाद मैं तुम्हें खुद तुम्हारे मायके छोड़ाऊँगा। तो इस तरह वह कहता है। अब धीरे धीरे समय बीतता है। कई महीने बीत जाते हैं और कविता जो एक बेटे को जन्म देती है। बेटे को जन्म देकर कविता और कविता का पति और कविता के ससुराल वाले बहुत खुश होते हैं, और इसी खुशी में उसके मायके वाले बहुत खुश हैं। मायके वाले उसे देखने के आते हैं, मिलने के लिए आते हैं, और तरह तरह के गिफ्ट उसके बेटे के लिए लेके आते हैं, और बहुत खुश और होते हैं। कविता से बोलते हैं कि अब तुमने अपने बेटे को जन्म दे दिया है, और कुछ दिन के बाद तुम हमारे पास भी रहने के लिए आ जाओ, हमारा भी तुम्हारे साथ रहने का बहुत मन कर रहा है। अब जो है उसके मायके वाले यह कहकर चले जाते हैं, लेकिन होनी तो होके ही रहती है। जो होना है वो तो होके ही रहेगा, होने के लिए ही बना है। कविता अपने पति से कहती है कि अब मुझे मेरे मायके छोड़ा, मेरा मायके मिलने का बहुत मन कर रहा है। तो इसके लिए राज अपनी माँ से बोलता है कि कविता को उसके मायके छोड़ा, वो मायके जाने के लिए बोल रही। तो उसकी माँ भी कहती है, कोई बात नहीं बेटा, बहू को छोड़ा, बहू को काफ़ी दिन हो गए हैं, उसको मायके छोड़ाओ। तो वैसे वो मायके छोड़ने के लिए चला जाता है। गाड़ी में बैठकर कविता का पति, कविता और उसका बेटा गाड़ी में बैठकर अपने मायके जाने लगती है, और रास्ते में कविता का एक्सीडेंट हो जाता है। कविता के पति और बच्चे को तो हल्की फुल्की चोट आती है, लेकिन कविता की उस एक्सीडेंट में आंखें चली जाती है, वो अंधी हो जाती है। उसके डॉक्टर को दिखाया जाता है, डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, लेकिन डॉक्टर भी उसकी आंखें बचा नहीं पाते, और डॉक्टर कहते हैं कि कविता अब सारी ज़िंदगी देख नहीं सकती, और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है। वो अपने ससुराल में आ जाती है। ससुराल में आके बिस्तर पर लेटा दिया जाता है। अब शुरू में तो उसका ससुराल वाले उसकी बहुत देखभाल करते हैं, तरह तरह के डॉक्टर सलाह लेते हैं, उसकी हर चीज़ की डिमांड करती है तो उसे उस हाथ में देते हैं, और उसके मायके वाले उसे बार बार देखने के लिए आते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता है तो उसके मायके वाले और ससुराल वाले दोनों ही उसे पीछा छुड़ाने लगते हैं, और दोनों ही उसको देखना भालना कम कर देते हैं। अब कविता जन्म से अंधी तो थी नहीं, वह अभी अंधी हुई थी, इसलिए उसे अंधेपन से चलने का अनुभव नहीं था। वह जब चलती थी और
तो रसोई में बर्तनों को टूट फूट बर्तनों को गिराती थी, किसी सामान से टकराती थी, इस तरह वो चलती फिरती रहती, गिरती मरती चलती रहती थी। इस बात से उसके घर वाले, उसके ससुराल वाले बहुत परेशान थे और कहते थे कि इस पर चला ढला, इस पर दिखाई तो इसे देता नहीं, अंधी ऐसे सारे घर में घूमते रहते, तोड़ फोड़ करती रहती, इस तरह उसे ताने मारते रहते थे। अब एक दिन कविता अपने पति राज से कहती है कि मैं यहाँ पढ़ी पढ़ी बहुत काफ़ी दिन हो गए, मैं यहाँ परेशान हो गई, मेरे मायके जाने का मन कर रहा, अगर आप मुझे मायके छोड़ाओ तो मेरा वहाँ थोड़ा जी लग जाएगा। अब जो कविता का जो पति होता है राज, वो उसे कहता है मैं तुम्हें मायके तो छोड़ाऊंगा, लेकिन तुम अपनी देखभाल तो ढंग से कर नहीं सकते, तुम बेटे को, हमारे बेटे को नहीं ले जाओगी, बेटे को तुम यही नहीं दोगी, तुम उसकी देखभाल अच्छे से नहीं कर पाओगी। तो इस पर कविता मान जाती है और अपने बच्चे को अपने ससुराल छोड़ देती है और उसका पति राज उसे उसके मायके छोड़ आता है। अब जब मायके जाती है तो शुरू में कुछ दिन तो उसके माता पिता और भैया भाभी उससे अच्छे से हंस के बात करते हैं और उससे अच्छे से देखभाल करते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता है, महीने 2 महीने हो जाते हैं तो वो भी उससे दूर दूर भागने लगते हैं और उससे कम बातें करते हैं और उसकी काम को करते नहीं हो। वैसे वहाँ भी अपना काम अपने आप करना होता, जैसे वो अपने ससुराल में बर्तनों से और दीवारों से टकराती, सामान से तोड़ फोड़ करती, ऐसे ही वो अपने मायके में करने लगती। इस बात को देखते उसकी भाभियाँ बहुत परेशान होती है। वो भाभियाँ कहती हैं कि कविता तुम कब जाओगी, तुम्हारा पति कब तुम्हें लेने के लिए आएगा, वे इस तरह पूछते रहते हैं। तो वह धीरे धीरे उसे और समय बीतता है तो वह उनकी भाभियाँ और परेशान हो जाती हैं और कहती हैं तुम क्या हमारी छाती पर ही मूंग दलोगी, तुम अपने ससुराल कब जाओगी। इन बातों को सुनते हुए कविता अपने पति राज को रोते हुए फ़ोन कर देती है, क्योंकि वे कहते हैं तुम मुझे लेने आ जाओ, मुझे अब यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा वहाँ आने का मन कर रहा, मेरे बेटे को देखने का मन कर, इस तरह कहती है। और उधर राज के घर में भी नई खिचड़ी पकड़ रही होती है। राज के परिवार वाले भी राज की दूसरी शादी करने के बारे में सोच रहे होते हैं। अब राज जो अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके आ जाता है और वहाँ से लेकर ले जाता है। और अब उस कविता के लिए भी छत पर एक अलग कमरा बनवा दिया गया था, क्योंकि वह अब राज की दूसरी शादी करवाने वाले थे, इसलिए उसे अलग कमरे में पटक देते, उसको वहाँ एक नौकरानी दे देते हैं। और जो कविता की सास होती है वो कविता से कहती है कि तुम्हें अब मेरे बेटे और पोते से कोई मतलब नहीं है, उनसे बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा कमरा यह है, तुम्हें हमें नौकरानी दे दिए, तुम यहीं रहोगी, यहीं खाओ पियोगी, यहीं रहोगी, नीचे तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें हमारे परिवार में मिलने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए इतना तक कविता से बोलते हैं। दोस्तों वही कविता थी जो वो अपने ससुराल में सबका काम करती थी, सबके लिए खड़ी रहती थी और सबके नौकर भी उसका कहना मानते थे। आज उस कविता की ऐसी हालत हो गई है, कोई उसको देखना भी पसंद नहीं करता, उसे एक अलग कमरे में पटक दिया था। दोस्तों जब किसी का जीवन खराब होता, जब किसी के जीवन में दुख और मायूसी आती है तो चारों तरफ से आती है। वे अपने माँ बाप की बहुत लाड लेती है, अपने ससुराल की भी लाड लेती है, लेकिन आज उसकी दोनों, ना ससुराल में कोई पूछ रहा है, ना उसके मायके में कोई पूछ रहा है, कोई इसकी पूछ तक नहीं कर रहा, जैसे उसको एक कमरे में पटक दिया वही पड़ी है। दोस्तों जब ही तो कहते हैं, ऐसी कहानी से हम यही तो सीख मिलते हैं, जीवन में जब दुख आते हैं तो चारों तरफ से हमें घेर लेते हैं, और जब सुख होते हैं तो चारों तरफ सुख होते हैं। इसलिए इंसान को अपने दुख को देखकर ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख भी थोड़े दिन के लिए आता, फिर दुख को भी जाना होगा, दुख भी जाएगा, दुख हमेशा हमारे पास नहीं रहेगा। ऐसे ही सुख होता है, सुख को देख कर लोग बहुत खुशी हो जाते हैं, बहुत घमंड में आ जाते हैं कि हम तो बहुत खुशी, हमारा जैसा इंसान कोई नहीं है। लेकिन सुख का भी कोई टाइम होता है, सुख भी कुछ दिन रहता है, कुछ दिन बाद वो भी चला जाता है। जैसे जीवन में हमारे में धूप छांव आती रहती है, ऐसे ही सुख दुख हमारे जीवन में आते रहते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने सुख को देखकर ज़्यादा सुखी और ज़्यादा घमंड में नहीं आना चाहिए, दुख को देखकर ज़्यादा दुखी नहीं होना, क्योंकि सबका सुख दुख का समय आने का समय निर्धारित किया गया है भगवान। ये सुख दुख आते जाते रहते, धूप छांव की तरह आते जाते रहते हैं, और हमें अपने जीवन में संयम बना के रखना चाहिए। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? वीडियो को कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।